हिंदी पेडागोजी की क्लास आज, जिसमें टैग वर्ड्स भी बताए जाएंगे आप सभी लोगों को कि हिंदी पेडागोजी किस प्रकार सॉल्व करें जिससे आपके नंबर अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। भाषा का स्वरूप। सभी लोग जल्दी से आ जाएं क्योंकि फिर आज की यह है अंतिम क्लास। हिंदी पेडागोजी की टैग वर्ड्स भी इसमें लिए गए हैं, सभी इस क्लास में रखे गए हैं जो भी हिंदी सीटेट एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जुड़ जाएं सभी लोग। हिंदी पेडागोजी सीटेट एग्ज़ाम के लिए क्लास स्टार्ट है। जैसे भाषा का स्वरूप, तो भाषा का स्वरूप क्या होता है? भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है। कैसा है? भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है। प्रश्न आता है कि भाषा किस प्रकार की है, तो भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा का एक व्यवस्थित रूप होता है। भाषा समाज सापेक्ष होती है। भाषा यादृच्छिक होती है। भाषा अर्जित व्यवहार है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील है। कैसी है? परिवर्तनशील है। भाषा के कौन कौन से स्वरूप होते हैं? भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा का एक व्यवस्थित रूप होता है। भाषा समाज सापेक्ष होती है। भाषा यादृच्छिक होती है। भाषा अर्जित व्यवहार है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा का परिवर्तन पहले वाचिक रूप में होता है। इसके बाद भाषा कठिनता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर प्रवाहमान होती है। भाषा अप्रवणता से प्रवणता की ओर उन्मुख होती है। भाषा अनिवार्य एवं सर्वव्यापी होती है। भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न एवं नैसर्गिक होता है। भाषा की संरचना पृथक पृथक होती है। भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। भाषा में सामाजिक दृष्टि से मतभेद होता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा प्राथमिक रूप में मौखिक होती है। ये भाषा के स्वरूप हैं। भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, यानी भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं और महसूस करते हैं और चिंतन करते हैं। भाषा से क्या क्या करते हैं? भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, चिंतन करते हैं। बच्चे के घर की भाषा में और स्कूल की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा कैसी है? नियमबद्ध व्यवस्था। ये प्रश्न पिछली बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया था कि भाषा किस प्रकार की है, तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसी है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। कैसी है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना चाहिए। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत फेरबदल करने से सभी भाषाओं को एक लिपि में लिखा जा सकता है। किस प्रकार? एक लिपि में लिखा जा सकता है। भारत की संवैधानिक भाषाएं। भारत की संवैधानिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? भारत की संवैधानिक भाषाएं, भारतीय संविधान के आरंभ में 14 भाषाएं थीं। कौन कौन सी? असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिशा,
पंजाब, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, तमिल, ये 14 भाषाएं थीं भारतीय संवैधानिक भाषाएं। इसके बाद कुछ संशोधन हुए, तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद इस प्रकार अब संविधान में कितनी भाषा हो गई? कुल 22 भाषाएं हो गईं, जिसमें अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। अंग्रेजी भाषा का कोई उल्लेख नहीं है। अंग्रेजी को भारतीय संविधान में सह राजभाषा के रूप में रखा गया। ये प्रश्न आता है कि अंग्रेजी को भारतीय संविधान में किस भाषा के रूप में रखा गया? सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को रखा गया। इसके बाद हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था हिंदी को। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता। यह प्रारंभ हुआ था कब से? 14 सितंबर 1949 से। इसके बाद 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में 8वें अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक भाषाओं से संबंधित नियम बनाए गए हैं। अनुच्छेद 343 हिंदी संघ की राजभाषा होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी, उसके अंकों का रूप भारतीय अंक का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा और 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। इसके बाद कुछ अनुच्छेद बनाए गए। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति आयोग का गठन। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति आयोग का गठन। अनुच्छेद 348 उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा किसमें है? अनुच्छेद 348 में। इसके बाद अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विस्तार होगा। अनुच्छेद 51 में 351 में भाषा के विविध रूप हैं। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मानक भाषा, संदर्भ में भाषा, ये भाषा के रूप हैं। अब बात करते हैं भाषा एवं समझ। भाषा एवं समझ पर किसने कार्य किया है? तो चॉम्स्की। चॉम्स्की ने भाषा पर सर्वाधिक काम किया। इनका मानना है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये प्रश्न सीटेट में पिछली बार भी पूछा जा चुका है। भाषा बच्चों में किस प्रकार होती है? तो भाषा जन्मजात होती है। किसके अकॉर्डिंग? चॉम्स्की के अकॉर्डिंग बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा अपनी जटिल प्रकृति के बाद भी व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा अपनी जटिल प्रकृति के बाद भी व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। इसके बाद सभी भाषाओं में कुछ सामान्य व्याकरणिक संरचनाएं एवं विशेषताएं होती हैं। भाषा अधिगम चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान होता है। बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा यह
तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है वाइगोत्स्की। बच्चे सामाजिक अंतः प्रक्रिया से भाषा सीखते हैं, इसलिए इन्हें जोड़े या समूह में कार्य करने के लिए योजना बनाना चाहिए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतः प्रक्रिया से भाषा सीखते हैं, इन्हें जोड़े या समूह में कार्य करने के लिए योजना बनाना चाहिए। इसके बाद जो बच्चे निजी भाषण का व्यापक प्रयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। इसके बाद हमारे स्वयं का विकास दूसरों के संप्रेषण से होता है। हमारे स्वयं का विकास दूसरों के संप्रेषण से होता है। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आए पियाजे। भाषा अर्जन की प्रक्रिया, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भाषा अर्जन की प्रक्रिया युक्तिजन सहारा से सीखते हैं। भाषा संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। भाषा का विकास आत्मकेंद्रित से सामाजिक तक होता है। व्याकरणिक संरचना को समझाने के लिए विद्यार्थियों को लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थी को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। ये कौन कहते थे? ये जीन पियाजे। इन्होंने 3 प्रमुख सिद्धांत दिए। जीन पियाजे ने 3 प्रमुख सिद्धांत दिए थे। नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, भाषा एवं विचार का सिद्धांत, यानी 3 सिद्धांत दिए। तो भाषा एवं विचार का सिद्धांत है कि विचार भाषा से पहले जन्म लेती है। अधिगम अर्जन, जैसे ये बालक खेल रहे हैं, खेल खेल में सीखना ये अधिगम कहलाता है। चित्र में आप देख रहे होंगे सभी लोग। भाषा अधिगम यानी अधिगम एवं अर्जन में अंतर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर भाषा को सीखता है। उसके भाषा सीखने की 2 स्थितियां होती हैं, अधिगम और अर्जन। अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। अधिगम कैसा होता है? अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। अर्जन अनायास होता है। अधिगम यह एक निश्चित समय, स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है। अर्जन यह एक अनिश्चित समय, स्थान, अनिश्चित पाठ्यक्रम, अनिश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है। यह एक पद्धति है। अधिगम यह एक पद्धति है, लेकिन अर्जन एक प्रक्रिया है। इसके बाद अधिगम और अर्जन में कुछ और अंतर हैं, जैसे यह प्रशिक्षण युक्त नियमबद्ध है। अर्जन यह प्रशिक्षण मुक्त एवं सहज होता है। अधिगम में त्रुटियां होती हैं जिसे दूर करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन अर्जन इसमें अत्यधिक त्रुटियां होती हैं। अधिगम यह एक निश्चित उम्र से एक निश्चित उम्र तक चलने वाली पद्धति है। अर्जन यह जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है। अधिगम यह नियंत्रित परिस्थितियों में एवं सुकंचित होता है। अर्जन यह व्यावहारिक एवं अर्जन होता है। अधिगम औपचारिक शिक्षा है, अर्जन अनौपचारिक शिक्षा है। रटकर किसी विषय वस्तु को याद कर लेना अधिगम नहीं है, बल्कि उसे सीखकर व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम कहलाता है।
जैसे जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, वह एक परिवेश पर निर्भर करता है। जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक और ना ही असामाजिक होता है, यह उसके परिवेश पर निर्भर करता है। जन्म के समय बालक में सिर्फ उत्तेजना होती है जिसके माध्यम से वह अपने भावों को व्यक्त करता है। बालक में भाषा जन्मजात नहीं होती, बल्कि भाषा सीखने की शक्ति जन्मजात होती है। 8 से 9 महीने तक का बालक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, जिसे अशाब्दिक भाषा कहते हैं। क्या कहती है? अशाब्दिक भाषा। बालक की प्रथम भाषा सांकेतिक होती है। इसके बाद भाषा की कक्षा में शिक्षक की भूमिका। भाषा की कक्षा में शिक्षक की भूमिका बालक के उच्चारण को शुद्ध बनाना। भाषा की कक्षा में शिक्षक की भूमिका बालक के उच्चारण को शुद्ध बनाना। इसके बाद छोटे बच्चे शब्दों का कभी कभी गलत उच्चारण करते हैं। ऐसे में यह शिक्षक का दायित्व है कि वह गलत बोले जा रहे शब्दों का ध्यान दें और बालक के सामने उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण बार बार करें, जिससे उन्हें सुनकर बालक शुद्ध बोलना सीख ले। इसलिए करना चाहिए शुद्ध उच्चारण। इसके बाद बालक के विचार क्षेत्र को विकसित करना। बालक जब विद्यालय जाता है तो वह अपने आसपास के वातावरण से ही ज़्यादा परिचित होता है। ऐसे में उसके विचार क्षेत्र का दायरा भी उसके आसपास तक ही सीमित होता है। बच्चे के बोलने की गति में वृद्धि करना। बच्चे के बोलने की गति में वृद्धि करना। यहाँ बोलने की गति का अर्थ है जल्दी जल्दी बोलने से नहीं, बल्कि इसका अर्थ है बालक को किसी एक विषय पर कुछ देर तक बोलने के लिए तैयार करना। बच्चे विद्यालय जाते समय तक बोलने की कला में काफ़ी हद तक दक्ष हो चुके होते हैं, किंतु वह एक विषय पर देर तक नहीं बोलते। अतः अध्यापक को चाहिए कि बच्चे को एक विषय पर कुछ देर तक बोलने के लिए तैयार करें। इसके बाद इस प्रकार प्रत्येक बच्चे का अपना अलग अलग विचार होता है। यदि बच्चों को आपस में संवाद का अवसर उपलब्ध कराया जाए तो बच्चे अपने अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। ऐसी परिस्थिति में बालक के विचार क्षेत्र का दायरा और विकसित होगा। बालक के सहज स्वाभाविक रूप से बोलने में सहयोग करना, यानी प्राथमिक स्तर पर प्रायः बालक मातृभाषा में बोली के शब्दों को मिलाकर प्रयोग करता है। यह अध्यापक का दायित्व है कि वह बच्चे को बोलने से न रोके, बल्कि उसकी भाषा में आने वाले बोली के शब्दों को दूर करने का प्रयास करें। इसके लिए बालक को अधिक से अधिक बोलने का अवसर प्रदान करना एक उचित विकल्प है। इसके बाद भाषा शिक्षक को शारीरिक भाव भंगिमा के साथ पढ़ाना चाहिए। अध्यापक को भाषाई वातावरण बनाने में दक्ष होना चाहिए। छात्रों को भाषा सीखने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। छात्रों को अपनी मातृभाषा में प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए। अध्यापक को पाठ्य सहगामी क्रियाओं जैसी कविता, कहानी, खेल प्रतियोगिता में दक्ष होना चाहिए। सहज शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और अध्यापक को लिंग पूर्वाग्रह, जाति पूर्वाग्रह की अवधारणा को नकारना चाहिए। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं, जैसे प्राथमिक कक्षा के छात्रों हेतु
पाठ्य पुस्तकें सरल एवं सुगम होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु बालक के वातावरण एवं घर परिवेश से जुड़ी हो। पाठ्य पुस्तकों में बाल साहित्य का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। प्राथमिक कक्षा के छात्रों की पाठ्य पुस्तक कवर पेज एवं अंदर रंगीन एवं चित्रात्मक होना चाहिए। बहुभाषी कक्षा, कौन सी? बहुभाषी कक्षा, इसको कहते हैं, ये चित्रात्मक देखें आप लोग, इसको कहते हैं बहुभाषी कक्षा। इसको कहते हैं बहुसांस्कृतिक, कोई कार्यक्रम हो रहा है इसको बहुसांस्कृतिक कहते हैं। ये ऐसे ये चित्र में देख रहे हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब है जहाँ पर मतलब चाहे विकलांग हों या दृष्टिबाधित हों, सामान्य और विशिष्ट सभी लोग एक ही कक्षा में शिक्षण प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत का अर्थ है कि इन सिद्धांत अथवा नियमों का प्रयोग करके हिंदी भाषा शिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है। हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं सिद्धांत? क्रियाशीलता का सिद्धांत। कौन सा? क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मनोवैज्ञानिकों ने सर्वाधिक समर्थन किया। इसे करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें विद्यार्थियों को कक्षा में अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाता है, जिससे उसमें समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। इसमें बालक से अभ्यास, प्रश्न करवाना, प्रश्न पूछना, प्रोजेक्ट बनवाना आदि क्रियाएं कराई जाती हैं। दूसरा सिद्धांत है इसका अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को साहचर्य का सिद्धांत भी कहते हैं। जब बालक छोटा होता है, चीज़ों को देखकर ही उनका ज्ञान प्राप्त कर पाता है। जैसे बालक पानी को देखकर यह सीखता है कि यह पानी है। बच्चे को आरंभिक अवस्था में सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उसे विभिन्न वस्तुएं दिखाकर ज्ञान कराया जाता है और बच्चा उसे सीखकर अपनी भाषा में प्रयोग करने लगता है। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। कौन सा? जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। यदि भाषा शिक्षण को बालक को व्यावहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए तो बालक बड़ी आसानी से सीख लेता है और इस प्रकार सीखा गया ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके गद्य, पद्य, व्याकरण आदि बड़ी आसानी से सिखाया जा सकता है और इस प्रकार उसके ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। रुचि का सिद्धांत। कक्षा में प्रत्येक बालक एक समान रुचि वाला नहीं होता। हर बच्चे की रुचि अलग अलग प्रकार की होती है। ऐसे में शिक्षक को ऐसी विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जिसे अधिकांश बालक रुचि से पढ़ सकें, जैसे कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ आदि। रुचि द्वारा सिखाया गया ज्ञान अधिक स्थायी होता है तथा इससे बालक की कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता का विकास होता है। अनुकरण का सिद्धांत। अगला कौन सा है? अनुकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का समर्थन चैनीज, कार्टी, वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने किया, जो बताते हैं कि बालक परिवारजनों तथा अन्य साथियों की भाषा का अनुकरण करके भाषा सीखता है। यदि बालक के पास भाषा का वातावरण समृद्ध होगा तो बालक अच्छी भाषा सीखे। अगला सिद्धांत अभ्यास का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का समर्थन थॉर्नडाइक ने किया। उनके अनुसार भाषा एक कौशल है जिसका अभ्यास
जिसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। अतः बालक को अधिक से अधिक बोलने का अवसर दिया जाए, जिससे वह शब्दों का अभ्यास कर सके और अपनी भाषा का विकास कर सके। इसके बाद व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। एक ही कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताएं विद्यमान रहती हैं। जैसे कोई शुद्ध लिख नहीं सकता, किसी बालक का हस्तलेख अच्छा नहीं है, किसी को मौन वाचन करने में कठिनाई होती है तथा कोई याद किए तथ्यों को भूल जाता है। शिक्षक को चाहिए कि वह उपयुक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षण करे। पुनर्बलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक स्किनर महोदय हैं। इनके अनुसार जिस प्रकार अच्छे कार्यों की सराहना करते समय करते करते अच्छे कार्य करने लगता है, उसी प्रकार पुनर्बलन उनकी भाषा की सराहना उसके लिए पुनर्बलन का कार्य करता है, जिससे बालक सीखने के प्रति आकर्षित होता है और उसका भाषाई विकास होता है। भाषा शिक्षण सूत्र का अर्थ है प्रयोग जिसके द्वारा अध्यापक भाषा को पढ़ने में आसान बनाता है। जैसे मूर्त से अमूर्त। एक बालक को यदि पेड़ के माध्यम से विषय में बताना है तो सबसे उत्तम विधि है कि बालक को पहले पेड़ दिखाया जाए और फिर उनके महत्व के विषय में बताया जाए। इस प्रक्रिया पेड़ देखकर बालक उसका महत्व आसानी से समझ सकता है। इसे ही मूर्त से अमूर्त और चलना कहते हैं। तो आज की है सीटेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी पेडागोजी रखी गई थी, जिसमें आप लोगों को टैग वर्ड्स भी बताए हैं। किन किन वर्डों को आपको लेना है, किन को नहीं लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव सभी बता दिया। तो आप लोगों ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्ज़ाम की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, जिसमें अभी MP टेट वर्ग 3 होने वाला है, उसकी क्लासें प्रारंभ होने वाली हैं। तो सभी लोग जुड़ जाएं। सभी लोगों को अनुष्का परिवार की ओर से नमस्कार, शुक्रिया, बाय बाय।